जय हिंद बच्चों। अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th के सब्जेक्ट सोशल साइंस में क्वेश्चंस एंड आंसर्स को करेंगे। चैप्टर का नाम है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट ए से। तो पार्ट ए है हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज फोर्ट विलियम लोकेटेड। तो फोर्ट विलियम जो किला है वो कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर है कलकत्ता। तो इसका ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट इन द ईयर। किस साल में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी? तो देखिए ये आज़ादी का जो आंदोलन हुआ था फर्स्ट हमारा 1857, उससे 100 साल पहले हुई थी। तो 1757 इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच रूलर वाज किल्ड इन द फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। जो मैसूर वार थी देखिए ये टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। तो इसमें पूछा गया है कौन सा शासक मारा गया था फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 3 का डी, टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया का, जबकि ब्रिटिश का हमारे पे कंट्रोल था तो उसको कहते हैं ब्रिटिश इंडिया। तो जिस समय ब्रिटिश का कंट्रोल था उस टाइम फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे हमारे? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, वारन हास्टिंग। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, इन विच बैटल, किस बैटल में सिराजुद्दौला जो डिफीट हुए थे बाय रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। तो देखिए इसका सही आंसर है 5 का सी, बैटल ऑफ प्लासी में। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट बी। तो पार्ट बी में फर्स्ट हमारा जो पार्ट किसके ऊपर है, फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर बेस्ड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश वाज द कैपिटल ऑफ कार्नेटिक। कार्नेटिक देखिए कर्नाटकों को कहा जाता था पहले समय में। तो कर्नाटका की जो कार्नेटिक की जो कैपिटल थी वो थी आरकोट। आरकोट नाम का शहर वहां की कैपिटल थी, राजधानी थी। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, डैश बिल्ट मैनी आर्मी यूनिट्स एट द प्रेसिडेंसी सेटलमेंट्स। तो देखिए किन्होंने ज्यादा स्मॉल स्मॉल छोटी छोटी आर्मी लगाई थी प्रेसिडेंसी सेटलमेंट्स पे? वो है ब्रिटिश। इसका ऑप्शन क्या है? सेकंड का ब्रिटिश। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, डैश वाज कॉल्ड बैक टू फ्रांस इन डिसग्रेस। देखिए हमारे इंडिया में राज करने के लिए एक तरफ से आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश की, एक आई थी फ्रांस से। तो फ्रांस का जो शासक उसमें आर्मी पर्सन था वो था डुप्लेक्स। तो इसका सही आंसर है डुप्लेक्स वाज कॉल्ड बैक टू फ्रांस इन डिसग्रेस। मीन जब डुप्लेक्स से कुछ बना नहीं तो उसको बाद में फ्रांस वालों ने वापस बुला लिया था। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, डैश मीन्स द राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। देखिए एक राइट मिला था अंग्रेजों को बंगाल को कब्जा करने के बाद, उससे वो अपनी मर्जी से जो सा रेवेन्यू मीन्स धन इकट्ठा कर सकते थे, टैक्स इकट्ठा कर सकते थे। उस रूल को कहते हैं, उस राइट को कहते हैं दीवानी राइट। तो इसकी सही ऑप्शन है दीवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड एंग्लो मैसूर वार जो एंड हुई थी किस संधि के बाद हुई थी? इन 1784। देखिए उस समय मैंगलोर में जगह में एक संधि हुई थी, एक वार्ता हुई थी संधि, जिसके बाद वो लड़ाई जो थी सेकंड एंग्लो मैसूर वार वो एंड हो गई थी। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो हमारे पास नेक्स्ट है पार्ट सी। तो पार्ट सी में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लॉर्ड वेलेंसली। ये देखिए किससे रिलेटेड है? देखिए जो लॉर्ड वेलेंसली थे ये जो हमारे ब्रिटिश के अफसर थे, तो ये अपना जनरल गवर्नर थे हमारे इंडिया के। सेकंड क्या है ऑप्शन हमारे पास, टीपू सुल्तान, टाइगर ऑफ मैसूर। तो टाइगर ऑफ मैसूर किसको कहा जाता है? अपना टाइगर ऑफ मैसूर जो राजा मैसूर का, देखिए मैसूर में टीपू सुल्तान का राज था तो टीपू सुल्तान को कहा जाता है टाइगर ऑफ मैसूर। थर्ड है हमारे पास, पहले ऑप्शन को कर देते हैं एक और क्लियर, मिट गया था। थर्ड ऑप्शन हमारे पास लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को देखिए ग्रेट एनेक्सिएटर भी कहा जाता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन है 3 का ए। फोर्थ है हमारे पास अनमरुद्दीन। अनमरुद्दीन देखिए नवाब थे कर्नाटका के, तो इसलिए ये फोर्थ का सी है। मीर कासिम एक आदमी था ऐसा जिन्होंने अंग्रेजों की हेल्प की थी प्लासी के युद्ध में, तो उन्होंने इसको नवाब बना दिया था बंगाल का अपनी मर्जी से। तो इसलिए 5 का जो मैच है वो है 5 का ई। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट डी की तरफ। तो पार्ट डी में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पोर्तुगीज एक्सप्लोरर डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया। किस पुर्तगीज ने ये डिस्कवरी की थी कि सी रूट इंडिया को जाता है?
एंड हाउ डिड दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द यूरोपियन एरिया, इससे यूरोपियंस का आना हमारे देश में कैसे शुरू हुआ। तो देखिए जो पुर्तगीज था उसका नाम था वास्को डिगामा, उसने एक्सप्लोर किया था, ये ढूंढा था, डिस्कवर किया था सी रूट टू इंडिया इन 1498 में। तो देखिए इसके बाद यूरोपियन का आना हमारे इंडिया में कैसे शुरू हुआ। तो बाय द 16th सेंचुरी पुर्तगीज हैड एस्टैब्लिश देयर कॉलोनी इन गोवा, तो पुर्तगीज वाले लोग हमारे गोवा के आसपास रहने लग गए। एंड बाय 7th सेंचुरी 17वीं सेंचुरी तक इंडिया बिकेम ए पॉपुलर डेस्टिनेशन, एक बढ़िया डेस्टिनेशन बन गया किसके लिए, लार्ज नंबर ऑफ यूरोपियंस के लिए जो कि ट्रेडिंग के लिए आए थे या एडवेंचर्स के लिए आए थे या मिशनरीज मीन्स अपने धर्म के प्रचार के लिए आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाई डिड द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी सेट अप ट्रेड सेंटर्स इन द कोस्टल एरियाज, जो ट्रेडिंग कंपनी थी यूरोप से आई थी उन्होंने अपने जो ट्रेडिंग सेंटर्स थे वो कोस्टल एरिया मीन्स समुद्र के तट के साथ क्यों सेटअप किए। तो इसका आंसर है यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी उन्होंने सेटअप किए थे सेंटर्स कोस्टल एरिया में सो दैट दे कैन एक्सपोर्ट, ताकि वो एक्सपोर्ट कर सकें, माल को बेच सकें फ्रॉम इंडिया, इंडिया से चीपर रेट, सस्ते रेट पे, एंड सेल देम इन द अदर कंट्री, और दूसरी कंट्रीज में वही माल को हाई प्राइस पे बेच सकें। द कोस्ट रूट जो था आल्सो मेड द ट्रेड ईजियर, इससे हमारा जो उनका जो ट्रेड था वो आसान हुआ और कन्वीनियंट में सुविधाजनक भी रहा उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, जो कि अडॉप्ट की थी ब्रिटिश ने, और व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंडियन प्रिंसेस, और इसका क्या प्रभाव पड़ा हमारे इंडिया के राजाओं के ऊपर। तो देखिए जो इसका आंसर है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो है वो अंडर द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश ने चलाई थी उससे उन्होंने इस्टेब्लिश किया था फ्रेंडली रिलेशंस, किसके साथ, मित्रता वाले रिलेशंस बनाए थे हमारे लोकल प्रिंसेस के साथ, जो वहाँ के लोकल प्रिंसेस थे, ताकि वो अपना फर्दर और प्रॉफिट ले सकें, कर सकें। तो उनको रूल डिवाइड मीन उनको पाड़ो, उनको लड़ाओ और अपना रूल करो। तो द इंडियन रूलर्स जो थे उन्होंने साइन किया था, राजाओं ने एलियंसेस मीन्स संधियां की थी टू सिक्योर द हेल्प ऑफ द इंडियन इंग्लिश मिलिट्री, कि वो इंग्लिश मिलिट्री की हेल्प करेंगे, किसके लिए, टू सेटल देयर इंटरनल रिवलरीज, जो उनके दुश्मन थे इंटरनल, जैसे कि फ्रांस उनका दुश्मन था तो उनकी हेल्प के लिए इंग्लिश मिलिट्री की हेल्प करेंगे। एंड हैंस डिवाइडेड द होल इंडिया इनटू स्मॉल प्रोविंसेस, तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता राजाओं को लड़ाते गए और आहिस्ता आहिस्ता अपना जो छोटे छोटे हिस्सों में उनको बांटते गए। देखिए इसका प्रभाव जो था इसे, आफ्टर अडॉप्टिंग दिस पॉलिसी द इंडियन प्रिंसेस बिकेम द मेयर पॉपेट्स इन द हैंड्स ऑफ इंग्लिश। तो इसके बाद क्या था, इस पॉलिसी के बाद जो इंडियन के राजा थे वो एक तोते बन के रह गए थे इंग्लिश के हैंड्स में, जो कि जैसे इंडियन अपने इंग्लिशमैन कहते थे ब्रिटिश वाले, उनको वैसे ही करना पड़ता था, उनकी अपनी नहीं चलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द कॉजेज एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द फर्स्ट कार्नेटिक वार, फर्स्ट कार्नेटिक वार के कारण क्या थे और इसका रिजल्ट क्या आया। तो देखिए बात करते हैं पहले इसके कारणों, इसका कारण। तो देखिए ट्रबल इरप्टेड बिटवीन फ्रांस, फ्रांस जो था पौंडीचेरी में हमारे आया हुआ था, और ब्रिटिश वाले हमारे मद्रास में थे, ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए आए थे। तो मद्रास में आरकोट में 1746 में इनमें आपस में ट्रबल थी, लड़ाई थी ट्रेडिंग के ऊपर, और फ्रेंच अटैक्ड मद्रास, और फ्रेंच ने मद्रास के ऊपर अटैक कर दिया जो कि ब्रिटिश के पास था। तो उसको अपने इसको कॉपी किसने किया था, जनरल डुप्लेक्स ने, जो कि फ्रांस का आदमी था, जिसके कारण ब्रिटिश और फ्रांस की थोड़ी सी अनबन हो गई। तो नवाब अनवरुद्दीन जो था उसने डिक्लेयर कर दी वार फ्रेंच के अगेंस्ट, क्योंकि फ्रेंच वालों ने ब्रिटिश वालों के ऊपर हमला किया था मद्रास में, लेकिन इसमें जो नवाब था वो हार गया था। तो ये इसके कारण थे, और कॉन्सिक्वेंसेज मीन इसका रिजल्ट क्या निकला था फर्स्ट कार्नेटिक वार का, कि ऑस्ट्रियन जब सक्सेस हो गया था वार में, जो एंड हुई थी 1748 में, तो जो पावर थी वो फ्रांस की वीक हो गई थी, क्योंकि फ्रांस ने मद्रास में कब्जा कर रखा था इंडिया में। तो फ्रांस को संधि साइन करनी पड़ी, ट्रीटी साइन करनी पड़ी, और मद्रास द्वारा इंडिया को, इंग्लैंड को देना पड़ा। तो ये कारण थे और ये इसका रिजल्ट था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, हाउ डिड द अजम्पशन ऑफ दीवानी, दीवानी से क्या बेनिफिट हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी को। दीवानी एक राइट था कलेक्ट करने का अपना रेवेन्यू पैसा। तो देखिए इसको डिस्कस करते हैं आंसर, राइट टू कलेक्ट दीवानी बाय द ब्रिटिश बिगेन ड्यूल गवर्नमेंट इन बंगाल। तो ब्रिटिश ने क्या किया, पैसा इकट्ठा करने के लिए जो उनको हक मिल गया था बंगाल में, तो उन्होंने डबल डोर गवर्नमेंट लगाई। तो क्या था, द नवाब लुकड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द अब नवाब को और
ब्रिटिश 2 आदमी थे गवर्नमेंट के तौर पे बंगाल में। तो नवाब क्या करता था, एडमिनिस्ट्रेशन देखता था, और जो कंपनी थी वो कंट्रोल करती थी आर्मी को। जुडिशली मीन जो भी फैसले लेने हैं उसके अंदर थे ब्रिटिश के अंडर, एंड द रेवेन्यू जो भी धन इकट्ठा करना है बंगाल से वो भी कंपनी के पास था और उसका सारा चार्ज। तो इससे क्या था, दिस अरेंजमेंट गिव इमेंस पावर टू द ब्रिटिश विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इससे क्या था, ब्रिटिश वालों को सिर्फ पावर ही मिली थी, जुडिशियल की भी, आर्मी की भी और रेवेन्यू इकट्ठा करने की भी। तो इससे क्या थी, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट ई का फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम एन इंपीरियल पावर इन इंडिया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, बड़ी पावर कैसे बन गई इंडिया में, एक्सप्लेन कीजिए। तो इसका आंसर है, देयर वाज नो डेलिबरेट एफर्ट्स बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी टू डोमिनेट इंडिया। तो कोई ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ी, बट ए सीरीज ऑफ एपिसोड्स, एकदम से नहीं हुआ था ये, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सीरीज ऑफ एपिसोड्स के साथ किया था। दैट फाइनली लेड टू पॉलिटिकल डोमिनेंस, जिसके कारण वो राजनीतिक तौर पे हमें दबाते गए। द ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप ट्रेडिंग पोस्ट्स। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेटअप किए पहले ट्रेडिंग पोस्ट की, हम ट्रेडिंग के लिए आए हैं वहाँ पे, ट्रेडिंग के लिए जगह बनाई। एंड द 3 प्रेसिडेंटली सेटलमेंट्स, और 3 जगह पे उन्होंने अपनी सेटलमेंट्स की। दे इस्टेब्लिश्ड फ्रेंडली रिलेशंस विद द लोकल प्रिंसेस, उन्होंने हमारे जो लोकल राजा थे उनको साथ संबंध बनाए फ्रेंडली, कि हम तुम्हारे फ्रेंड हैं, ताकि प्रॉफिट ले सके, उनका फ़ायदा उठा सकें। इंडियन रूलर्स ने क्या किया, साइन किए थे, एलियंस मीन्स संधियां की थी, उनके साथ समझौते किए थे कि वो सिक्योर करेंगे, हेल्प करेंगे इंडियन इंग्लिश मिलिट्री को, टू सेटल देयर इंटरनल रेवरीज की, जो उनके दुश्मन हैं जैसे कि फ्रांस वाले और कंट्रीज वाले, उनको दबाने के लिए वो हेल्प करेंगे। एंड इवेंचुअली, और आहिस्ता आहिस्ता ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम एन इंपीरियल पावर इन इंडिया, और आहिस्ता आहिस्ता इंडिया में इन्होंने सारा का सारा राज कर लिया। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज मीन्ड बाय ड्यूल गवर्नमेंट। ड्यूल गवर्नमेंट का क्या मतलब है, हाउ डिड इट लीड टू द पब्लिक सफरिंग, इससे पब्लिक को क्यों नुकसान हुआ, क्यों सफरिंग हुई। तो इसका आंसर देखिए, गवर्नमेंट क्या थी, डबल ड्यूल, द गवर्नमेंट विच फंक्शन एट 2 लेवल्स, 2 लेवल्स पे काम करेगी, उसको ड्यूल गवर्नमेंट कहते हैं। मीन्स 2 तरह के लोग गवर्नमेंट चलाएंगे। तो कंपनी क्या करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका कंट्रोल था आर्मी पे, सेना का काम, जुडिशियली मीन जो भी फैसले लेने हैं, रेवेन्यू जो भी धन इकट्ठा करना है उसके ऊपर कंपनी का हक था। ऑन अदर हैंड नवाब को क्या काम दिया गया था, एडमिनिस्ट्रेशन एंड नीड ऑफ पीपल, की तुम लोग एडमिनिस्ट्रेशन करोगे, कामों को चलाओगे, बंदोबस्त करोगे और लोगों की ज़रूरतों को देखोगे। तो देखिए, अब नवाब के पास पैसा तो इकट्ठा नहीं हो रहा, पैसा तो कंपनी लेके जा रही है, तो नवाब के पास पैसे नहीं, तो इससे क्या होगा, लोगों को सफरिंग होगी, लोगों का विकास नहीं होगा। तो इट लेड टू पब्लिक सफरिंग ड्यूरिंग ए ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल इन 1770। तो बंगाल में एक फेमाइन हुआ, जो भूख बड़ी सिचुएशन बन गई थी 1770 के, तब बहुत ज़्यादा सफरिंग हुई लोगों को। द कंपनी डिड नॉट हेल्प द पीपल, कंपनी ने कोई हेल्प नहीं की लोगों की। एंड नवाब वाज हेल्पलेस, नवाब के पास कुछ हेल्प नहीं थी, हेल्प दे नहीं सकता था, क्योंकि ना ही वो आर्मी पे कंट्रोल था उसका, ना ही जुडिशली पे, ना ही उसके पास पैसे इकट्ठे करने का अधिकार था। तो ड्यू टू द लैक ऑफ रिसोर्सेज, इन रिसोर्सेज के कारण वो हेल्पलेस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बैटल ऑफ बॉक्सर वाज ए टर्निंग पॉइंट इन इंडिया। तो इसका आर्गूमेंट और सपोर्ट में स्टेटमेंट दीजिए। तो देखिए, जो बैटल थी इसलिए इंपॉर्टेंट है, टर्निंग पॉइंट है, कि टर्निंग पॉइंट मीन जे उसके लिए बहुत बढ़िया प्रॉफिटेबल था। दिस बैटल से क्या हुआ, एस्टेब्लिश हुआ ब्रिटिश का कॉलोनियल रूल इन बंगाल, बंगाल में भी उनका रूल हो गया था, जिससे कि उनका जो एक्सपेंशन थी ब्रिटिश की और ज़्यादा हो गई थी ऑल ओवर इंडिया। नेक्स्ट है इसमें सेकंड, द ईस्ट इंडिया कंपनी गेन द रूल एंड दीवानी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को रूल करने की और दीवानी मीन्स रेवेन्यू इकट्ठे करने का हक मिल गया था बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में, जो कि साथ साथ हैं बंगाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी, इसकी क्या महत्वता है। तो देखिए, बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट बिटवीन सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव, इनके बीच में लड़ी गई थी 1757 में, 100 साल पहले आज़ादी के फर्स्ट मोमेंट से। तो बैटल ऑफ प्लासी वाज इंपॉर्टेंट इसलिए थी ब्रिटिश के लिए, बिकॉज बैटल ऑफ प्लासी जो थी इसमें ब्रिटिश ने अर्न किया बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स। उन्होंने क्या किया, मीर जफर नाम के एक आदमी को प्लेस किया, नवाब बना दिया, विच वाज देयर पॉपट, जो कि उनका तोता था, मीन जो उनके अकॉर्डिंग काम करता था, अपनी कुछ नहीं चलती थी, वो जैसे अंग्रेज कहते थे वैसे ही करता था। दे obtained ह्यूज सम्स ऑफ मनी फ्रॉम हिम, वो उससे नवाब से बहुत पैसे लेते थे। एंड इवन डिड नॉट हैव टू टेक केयर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द पॉबियंस, और किसी तरह की वहाँ की वो पॉपुलेशन थी उसका कोई हेल्प नहीं करते थे, उसकी कोई ध्यान नहीं रखते थे। नाउ दे कुड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग फोर्ट, अब ब्रिटिश के पास पैसा था,
रिसोर्सेज थे ताकि वो और किले बना सकें, पैलेस महल बना सकें, अलॉन्ग विद द मेंटेनेंस ऑफ आर्मी, और साथ के साथ अपनी आर्मी को भी मेंटेन करते रहें। दिस रेवेन्यू हेल्प्ड देम आल्सो टू इंक्रीज द कंट्रोल ओवर द इंडिया। इस मनी से, इस हेल्प से उनको और बेनिफिट हुआ अपनी पावर कंट्रोल को बढ़ाने का इंडिया के ऊपर, इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े ही समय में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।